नमस्कार, मैं कपिल उनियाल, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रिखाड़, विकासखंड कालसी, जनपद देहरादून। और आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके साथ कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक आसपास या पर्यावरण विषय के पाठ 9 डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो के साथ। तो आइए देखते हैं क्या है इस पाठ में संबोध। कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन। ये हमारी पुस्तक आसपास और पाठ है पाठ 9। पाठ का नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। चर्चा के बिंदु। आइए देखते हैं क्या होंगे हमारे इस पाठ में चर्चा के बिंदु। सबसे पहले डायरी लेखन की जानकारी। हम जानेंगे कि डायरी कैसे लिखते हैं, क्या होता है डायरी लेखन। पर्वतारोहण की जानकारी व अनुभव। इसमें हम जानेंगे कि पर्वतारोहण किस तरह किया जाता है और एक डायरी के माध्यम से हम पर्वतारोहण के अनुभव भी जानेंगे। कैंपिंग की जानकारी। कैंपिंग करना या शिविर लगाना, इसकी जानकारी भी हम इस पाठ में लेंगे। समूह कार्य, टीम वर्क की आवश्यकता। हमारे कई तरह के ऐसे काम होते हैं जो हमें समूह में ही करने होते हैं। एक बड़ी टीम के साथ वो काम किए जाएं तो बहुत अच्छे से उन कामों को किया जा सकता है। तो क्या होता है टीम वर्क और क्या ये बहुत आवश्यक है, जानेंगे इस पाठ में। रॉक क्लाइंबिंग या चट्टानों पर चढ़ना। रॉक क्लाइंबिंग मतलब चट्टानों पर चढ़ना। क्या होता है चट्टानों पर चढ़ना, इस पाठ में हमारा चर्चा का बिंदु होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने पाठ को। पहाड़ पर चढ़ने का कैंप। पहाड़ पर चढ़ने के लिए शिविर लगाया गया है और उस शिविर की ये जानकारी है। कहां पर है ये? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इस जगह की ये घटना है। शिविर कहां पर है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य का एक जनपद है जहां पर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। यहाँ डायरी लेखन किया जा रहा है। तो डायरी लेखन में एक बहुत आवश्यक क्या चीज है कि जब भी हम डायरी लिख रहे हों तो उसका समय जरूर बताएं। समय में आपको बिल्कुल घंटे या मिनट तक का हिसाब देने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन कम से कम तारीख जरूर बताई जाए कि ये डायरी किस दिन लिखी जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं डायरी लिखी जा रही है 2 फरवरी सन 1984। ये जो डायरी लेखन का या पर्वतारोहण का कार्यक्रम है ये कब शुरू हो रहा है? 2 फरवरी 1984। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे बड़ी उमंगों के साथ। ये हमारी डायरी लेखक हैं, ये डायरी लिख रही हैं और कह रही हैं कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए बड़ी उमंगों के साथ ये लोग इकट्ठा हुए। कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थी, जिनमें से एक मैं थी। ये केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल जिसको हम कहते हैं, वहां पर एक टीचर हैं। ऐसी 20 शिक्षिकाएं वहां पर आई थी, उनमें से एक ये थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी। बाकी जो 7 की महिलाएं थी वो बैंक से थी और किसी अन्य संस्था से थी। आज कैंप का दूसरा दिन था और जब ये डायरी लिखी जा रही है 2 फरवरी को, ये कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। और क्या हुआ, ये लोग पहले दिन ही चलकर इतना थक गए कि अगले दिन जब ये बिस्तर से उठने लगी, नीचे इन्होंने पैर रखे तो दर्द से इनकी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी, संकरे, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वो भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। पहले दिन ये लोग कितना चले? 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर इन्होंने पैदल चढ़ाई की, पहाड़ी रास्ते, संकरे रास्तों से होकर ये अपने कैंप तक पहुंचे। और जब ये अगले दिन उठने लगी तो इन्हें पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। बाप रे, कल का वह दिन। मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। पहले दिन ही ये इतना थक गई कि इन्हें ऐसा लगा कि आगे शायद ये इस यात्रा को, इस एडवेंचर को आगे ना बढ़ा पाए। तो क्या किया इन्होंने, जो इनके ब्रिगेडियर साहब हैं,
जो इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं। वो कोर्स के डायरेक्टर भी हैं और उनका पद है ब्रिगेडियर, जिनका नाम है ज्ञान सिंह। ये ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े, और आगे ट्रैकिंग पर ना जाने के लिए इन्होंने उनसे बात करनी चाहिए। मन ही मन उनको पता था कि मुझे उनसे क्या बोलना है। क्या बोलना है? अपने साथ जो उनको समस्या लग रही है उनके आगे रखनी है। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज सुनाई पड़ी, मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। और जब ये उनके कक्ष में पहुंची तो पीछे से उनकी आवाज आई और उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, जल्दी कीजिए, हरी अप। और अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना पड़ेगा। सर मेरे आगे के शब्द मुंह में ही रह गए। कहने लगी कि सर सर, और बस उसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। पैरों में छाले पड़ रहे हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती है ना आप? वो उन्हें बताना चाह रही थी कि मेरे पैर में दिक्कत है, छाले पड़ गए हैं, अब मैं चल नहीं पाऊंगी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब पहले से ही ये बात जानते थे, तो जो बात वो महिला कहने आई थी वो ब्रिगेडियर साहब ने कह दी कि यही कहना चाहती है ना कि पैरों में छाले पड़ गए हैं। जी सर, वो जवाब दे रही है कि हाँ जी सर, मैं यही बात कहना चाह रही थी। यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। तो ब्रिगेडियर साहब ने क्या जवाब दिया? ये कोई नई बात नहीं है, सभी के साथ ये होता है, चलिए आप भी तैयार हो जाइए। मुंह लटकाए चल दी तैयार होने के लिए। अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज सुनाई दी, और फिर मुंह लटकाया क्योंकि ये तो ट्रैकिंग पर जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन अब ट्रैकिंग पर जाना पड़ रहा है। तो मुंह लटकाकर ये जैसे ही वापस गई तो फिर से उनकी आवाज, ब्रिगेडियर साहब की आवाज उन्हें सुनाई दी। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। ब्रिगेडियर साहब क्या कह रहे हैं कि सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की क्या रहेंगी? लीडर। आप उसको लीड करेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। और लीडर का काम क्या होगा कि किसी भी सदस्य को अगर परेशानी हो रही है तो लीडर उसकी मदद करेगा। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यह सब आपको बताया जा चुका है। और आपकी पहाड़ों पर लीडर के तौर पर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं वो सब आपको पहले ही समझाया जा चुका है। तो उम्मीद है कि आप वो सब जिम्मेदारियां भी निभाएंगी। तो कहा तो वो ट्रैकिंग पर जाना ही नहीं चाह रही थी, उसके उलट क्या हुआ? ट्रैकिंग पर भी जाना पड़ा और पूरे ग्रुप को अब लीड भी करना पड़ेगा। तो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य इनके लिए हो गया। यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी, ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, उन्होंने कहा ना कि हमने आपको पहले ही ग्रुप लीडर के सारे काम बता रखे हैं। क्या है वो काम? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना। अपना सामान तो उठाना ही है, लेकिन आप लीडर हो, आप दूसरे का सामान उठाने में भी सहायता करोगे। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। ऐसे नहीं कि अपना आप लीड कर रहे हैं और मैं आगे पहुंच जाऊं और बाकी मेरा सारा ग्रुप पीछे छूटा है। नहीं, सारा ग्रुप जब आगे बढ़ जाएगा तो लीडर उनको साथ लेकर चलेगा, ताकि सभी लोग एक ही समय पर साथ पहुंच सके, कोई भी पीछे छूटे ना। ये जिम्मेदारी भी किसकी है? लीडर की। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चलाना। किसी को अगर बहुत समस्या हो रही है तो वो जिम्मेदारी भी कौन उठाएगा? लीडर उठाएगा। और जो नहीं चल पा रहा है उसे भी चलाएगा। रुकने के लिए जगह ढूंढना। बीच में चलते चलते थकावट भी होगी, कहीं रुकना भी पड़ सकता है। हो सकता है पानी पीने के लिए रुके, खाना खाने के लिए रुके, तो जगह कौन ढूंढेगा? लीडर ढूंढेगा। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। कितना लंबा ट्रैकिंग है, एडवेंचर कार्य है, तो अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसका ध्यान भी कौन रखेगा? लीडर रखेगा। सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। अगर खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कुछ इंतजाम करना है, तो कौन करेगा? लीडर करेगा। तो ये सब काम किसके हैं? लीडर के। और अब जो ग्रुप नंबर 7 बना है, ग्रुप 7, इसकी लीडर बनी है हमारी डायरी लेखक, और उनको ये सब काम एक लीडर के तौर पर करने हैं। आगे देखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। लो, एक और मुसीबत कि अगर पूरे ग्रुप में किसी से भी गलती हो जाती है तो सजा कौन भुगतेगा? लीडर। उसके लिए हंसते हुए तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है।
अब ये कौन बोल रहा है? डायरी लेखक। अब वो समझ गई कि ये अलग ही तरह का अनुशासन है, गलती कोई करे और परिणाम कोई और भुगते। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मजा। अब वो सोच रही है कि यह एडवेंचरस गेम था या पनिशमेंट के लिए यहाँ पर आ गए। ग्रुप नंबर 7, अभी उन्हें ग्रुप नंबर 7 की लीडर बनाया गया है ना, तो देखते हैं ग्रुप नंबर 7 में क्या हो रहा है। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्य की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। ये जो ग्रुप नंबर 7 था, ये किन राज्यों का बना? असम का, मणिपुर का, मिजोरम का, मेघालय का और नागालैंड का। ये सब भारत के राज्य हैं और इन राज्यों की जो लड़कियां थी उनको ग्रुप नंबर 7 में रखा था, जिसमें केंद्रीय विद्यालय की ये अकेली टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो भी स्टेट्स हैं वो किसके हैं? नॉर्थ ईस्ट के, पूर्वोत्तर राज्य। ठीक, तो यहाँ पर हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ये अपने यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं ज्यादा बोलते हैं। तो वो जो लड़कियां थी इस ग्रुप में, उनमें से कोई भी हिंदी बोलना नहीं जानती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिजोरम की खोनदोनबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। इनमें मिजोरम की एक लड़की थी जिसका नाम था खोनदोनबी, और ये दोनों कभी बात नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे की भाषाएं नहीं जानती थी। उसे केवल मिजो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। इनका आपस में बहुत अच्छा संबंध रहा, लेकिन बातचीत क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि ये जो मैडम है ये हिंदी बोलती होंगी या इंग्लिश बोलती होंगी, लेकिन वो लड़की सिर्फ मिजो बोलती थी, तो इसलिए इनके आपस में बातचीत नहीं हो पाई। जब नदी पार की, अब एक नदी पार करने की घटना है, डायरी लेखन चल रहा है। कितनी तारीख को लिखी जा रही है डायरी? 5 फरवरी सन 1984। पहला जो पन्ना हमने पढ़ा था वो कब का था? 2 फरवरी का। और अब 5 फरवरी। ठीक, 3 दिन का एडवेंचर इनका हो चुका है, 5 फरवरी तक पहुंच गए हैं। रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। इन्हें नाश्ते में क्या मिल रहा है? विटामिन सी, आयरन की गोलियां और गर्म चॉकलेट वाला दूध। आज भी वो मिला। ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए। इससे क्या फायदा है? इससे ठंड से बचाव होता है और ताकत मिलती है। सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता, पट्टियां बांधते और दर्द की मरहम मलते हुए हम रोज एक एक दिन गिनते। पिछले दिन चले थे, अगले दिन कोई आराम नहीं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर थक गए, कोई आराम नहीं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, जख्म बन रहे हैं, उन सब पे मरहम पट्टी करना और अपने दर्द को सहकर छुपाकर आगे बढ़ते रहने का कार्यक्रम लगातार चलता रहा। ऐसे ये एक एक दिन गिन रहे हैं कि कब ये एडवेंचर खत्म हो। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग चढ़ने के बाद हम नदी के पास थे। 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद ये कहां पहुंचे? ये नदी के पास पहुंचे। अब उस नदी को पार करना है। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। कैसा होगा? जैसे कोई नदी जो है, उसमें एक किनारे से और दूसरे किनारे तक एक मोटा रस्सा बांध रखा था। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन मतलब खूंटे, उनकी सहायता से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो, ये हुक उखड़ गए तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी और उसे देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा रही थी, क्योंकि नदी चौड़ी थी और अगर कहीं रस्सा खुल जाए, कहीं खूंटा खुल जाए तो क्या होगा, ये सोचकर ये बहुत घबरा गई। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग, एक तरह का हुक डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। उन्होंने क्या किया? अपनी कमर पर रस्सी बांधी, उसमें एक हुक लगा लिया। अगर दो रस्सियों को आपस में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? हुक की सहायता से, आसानी से। तो उन्होंने वो हुक उस रस्सी में लगा के अपने को उससे बांध लिया। बर्फीले पानी में छप 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 करते हुए वे नदी के पार थे। अब उन्हें तो बहुत अच्छा अनुभव था, तो उन्होंने क्या किया? फटाफट से अपने को बांधा और बर्फीले पानी से होकर ही निकल गए।
उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। लेकिन इन महिलाओं ने, जो उस ग्रुप नंबर 7 में थी, इन्होंने तो कभी पहले एडवेंचर नहीं किया था, तो इन्हें बड़ी घबराहट हो रही थी कि कैसे पानी में उतरे और कैसे इस बर्फीली नदी को पार करें। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। सब हो जाता है ना, जब हम भी डर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। तो वहां भी सब एक दूसरे को पहले जाने के लिए कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे, सबकी नजर से बचते हुए जा खड़ी हुई, और इन्होंने क्या किया, लाइन में सबसे पीछे जाकर छुप गई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। तब उनके ट्रेनर आए, उनके पास हुक और रस्सी थी। अब क्या होने वाला है? मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई, बचाव का कोई रास्ता ना था। अब ये समझ गई कि अब सबसे पहले मुझको ही जाना पड़ेगा। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई, पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। अब जब ट्रेनर ने कह दिया कि जाना है, मतलब जाना है, तो वो तैयार तो हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी नदी में उतरने की। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। सर भी समझ रहे थे कि ठीक है, ये मैम है, इन्होंने कभी एडवेंचर गेम नहीं किया है, तो डर तो इनको जरूर लग रहा होगा। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। संगीता मैडम के लिए चीयर्स करो, थोड़ी इनको हिम्मत बंधाओ। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हें हिम्मत देकर हल्का सा पानी में पुश कर दिया कि अब उतरिए। लगा पैर सुन्न हो गए, मैं कांपने लगी, और जैसे ही ठंडे पानी में पैर डाला तो ऐसा लगा जैसे पैर सुन्न हो गए और ठंड से वो कांपने लगी। किट 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 मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी, और ठंड से दांत कैसे हो जाते हैं, बजने लगते हैं ना, तो किट 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 करके उनके दांत बजने लगे, और वो धीरे धीरे पैर जमाते हुए नदी पार करने लगी। किनारे पर तो पानी कम था, नदी किनारे से तो थोड़ी उथली होती है ना, लेकिन बीच में गहराई होती है। पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया, लेकिन जब वो बीच में उतरी तो गहराई बढ़ती गई और पानी उनकी गर्दन के लेवल तक आ गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। और जब नदी में पहुंची तो अंदर पत्थर कैसे होते हैं, फिसलने वाले होते हैं, तो उन पर पैर उनके फिसल रहे, ऊपर से ठंडा पानी। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया, और क्या हुआ, नदी में इनके हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। अब जब हम भी डर जाते हैं तो क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं ना, हेल्प, बचाओ, कोई मदद करो। तो ये भी चिल्लाने लगी। लगा अब तो बह जाऊंगी, पर नहीं, मैं तो हुक के सारे रस्से से बंधी हुई पानी पर खड़ी थी। हाथ तो छूट गए, तो इन्हें लगा कि अब मैं गई, लेकिन वो कमर में बंधी हुई रस्सी का हुक जो ट्रेनर साहब ने दिखाया था, वो अभी भी इनसे बंधा था, और ये पानी पर रही। रस्सा पकड़ो की आवाजें मुझे सुनाई दी, और सभी ग्रुप के जो मेंबर थे, ट्रेनर साहब थे, या और भी लोग जो वहां पर प्रेजेंट थे, उन सबने क्या कहा कि रस्सा पकड़ो, रस्सा पकड़ो। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे तक पहुंच गई। अगर देखो, जब इन्होंने प्रयास किया तो ये सफल हुई, और रस्सा पकड़ के धीरे धीरे करके ये अपने गंतव्य तक पहुंच गई। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ, और जब ये नदी से निकली तो बड़ी खुश हुई। क्यों खुश हुई होंगी? क्योंकि कोई काम जो हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी कारण से हम उसे शुरू कर देते हैं। उसके बाद प्रयास करते 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 एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है, और जब सफलता मिलती है तो हमें कुछ ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये वो काम था जो हमने सोचा था कि हम कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मेहनत की जाए तो क्या काम है जो किया नहीं जा सकता, है ना? खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। किस बात की खुशी थी इन्हें? कि एक मुश्किल काम मैंने कर दिखाया। अब किनारे पर खड़ी थी मैं, बाकी लोगों को चिल्ला चिल्लाकर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी, क्योंकि अब इन्होंने काम कर लिया, कुछ हिम्मत भी आ गई, कुछ अनुभव भी आ गया कैसे करना है। तो बाकी जो ग्रुप के मेंबर्स थे, उनकी भी ये मदद कर रही थी, उनको भी हिम्मत बढ़ा रही थी कि तुम भी इस तरफ आ जाओ। और अब इनमें लीडर वाली क्वालिटीज एक एक करके निकलने लगी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया, उस मुसीबत का सामना किया, और नदी पार की।
उसे पार करने से उन्हें विश्वास और अनुभव भी मिला, जिससे उन्होंने और लोगों की भी सहायता की। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना, यह है 10 फरवरी सन 1984। अब डायरी लेखन का काम 5 दिन और बढ़ गया। पहले 2 फरवरी, फिर 5 फरवरी और आज है 10 फरवरी सन 1984। चलिए देखते हैं। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। इनका गंतव्य क्या था? टेकला गांव। 15 किलोमीटर की चढ़ाई पर एक गांव था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। बहुत ऊंचाई पर यह गांव बसा है, 1600 मीटर की ऊंचाई पर। खाने का डब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर, एक तरह की जैकेट होती है, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। ये सब सामान उनके पास था। बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी का सामान है, जिसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये सब अपने बैग में भरकर अब वो टेकला गांव पहुंच चुके थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। वहां के खेत कैसे थे? सीढ़ीदार। पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं एक के ऊपर, ठीक, और उनमें वहां के उस मौसम की फल और सब्जियां उगी हुई थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। अब इन्हें कौन मिले? कर्नल राम सिंह। ये एक बड़ी 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर खूंटे गाड़कर खड़े थे। अब सबको रॉक क्लाइंबिंग करनी थी। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान ले। अगर चट्टान पर चढ़ना है तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए अपने हाथ और दोनों पैरों को मजबूती से एक जगह लगा देने या जमा लेने की पहले जगह ढूंढनी होती है, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में आप उस पर जमे रहें। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था, लेकिन अपने पिछले अनुभव से इन्हें जो हिम्मत मिली थी, उसके बाद इन्होंने सोचा कि अगर मैंने नदी पार की है तो मैं रॉक क्लाइंबिंग भी जरूर करूंगी। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। पिछली बार ये छिपके पीछे चली गई थी, लेकिन इस बार ये लाइन में सबसे आगे थी। तभी हमारे प्रशिक्षण ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। तो पहले प्रशिक्षक जो थे उन्होंने करके दिखाया कि कैसे इसको करना है। रस्सी बांधो अपनी कमर पर, स्लिंग डालो और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू करो। मुझे लगा वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। उनका इतना अच्छा अनुभव था कि ऐसा नहीं लग रहा है कि वो चढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो दौड़ रहे हैं। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। लेकिन जब ये चढ़ने की कोशिश करने लगी तो इनका पैर फिसल गया और ये रस्से पर झूलने लगी। 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण बनाते हुए चलो, आवाज आई। और उन्होंने क्या कहा कि अपने शरीर को उसके साथ, चट्टान के साथ 90 डिग्री के कोण पे रखो। 90 डिग्री का कोण समझते हैं ना? ये होता है 90 डिग्री का कोण, बिल्कुल सीधा। तो अगर चट्टान बिल्कुल सीधी खड़ी है तो आप इस तरह चलें, लंबवत चले, कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। और उन्होंने क्या कहा कि झुक के मत रहो, कमर को बिल्कुल सीधी रखो और फिर उसके ऊपर चढ़ो। मैं एक बार फिर बढ़ी, चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। और फिर चट्टान को मैंने ऐसे समझा कि ये जमीन है, और जैसे हम जमीन पर सीधा चलते हैं बस उसे हम वर्टिकली चढ़ते गए। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। चट्टान पर ऊपर चढ़ना मतलब रॉक क्लाइंबिंग और उतरना मतलब रैपलिंग। तो अभी रैपलिंग भी बाकी थी, उतरना भी बाकी था। एक बार फिर मैंने बेझिझक हो निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। फिर ये तैयार हुई और एक बार चट्टान पर चढ़ी और फिर बेहिचक होकर उतरने लगी। एक मजेदार घटना। अब डायरी लिखी जा रही है 14 फरवरी को, 2 फरवरी, फिर 5, फिर 10 और अब 14 फरवरी को। शाम हो चली थी, खोनदोनबी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी खत्म था। खोनदोनबी साथ की मिजोरम की लड़की, और हमारा खाने का सामान खत्म हो चुका था और खोनदोनबी को भी भूख लगी थी।
मेरे देखते ही देखते वह कटीली तारे पार करके एक बगीचे में घुस गई, और सामने एक बगीचा था जिसमें कटीली तारे लगी थी। वो मैडम देखती रह गई और खूंदोन भी उस खेत में जा घुसी। वहां से वह दो बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। और वहां से उसने क्या किया, दो पहाड़ी खीरे बड़े बड़े तोड़ लिए। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया, लेकिन जिसका वो खेत था, उस खेत की मालकिन उस महिला ने उसको पकड़ लिया, उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वह खूंदोनबी से कुछ कह रही थी, और वो अपनी भाषा में उसको क्या कह रही होगी कि तुमने मेरे खेत से खीरे क्यों निकाले। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। अब जो ये मैडम डायरी लिख रही है ये हिंदी बोल रही है, जो खूंदोन भी है वो मीजो बोल रही है, और जो तीसरी महिला है वो अपनी ही कोई भाषा बोल रही है। तो तीन लोग अलग अलग भाषाएं में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझना पड़ा। खूंदोन भी बीच बीच में मीजो भाषा में कुछ जवाब देती जो हमें समझ में आता है, और खूंदोन भी अपनी भाषा बोल रही है जो इन्हें समझ नहीं आ रहा है। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ये हिंदी में कुछ समझा रही है तो वो भी समझ नहीं आ रहा है, मीजो भी समझ नहीं आ रही है। आखिर हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और गलती मानी। लेकिन फिर कौन सी भाषा काम आई, साइन लैंग्वेज, इशारों की भाषा। और इशारों की भाषा में इन्होंने बात करके उसे समझाया कि हाँ हमारी गलती हुई और हमने आपके यहाँ से गलत तरीके से खीरे निकाले हैं। इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन क्या हुआ, ग्रुप सारा आगे निकल चुका था और ग्रुप की लीडर ये मैडम जो डायरी लिख रही है और खूंदोन भी, ये दोनों ही पीछे रह गए। तो अब रात को ये पीछे छूट गई हैं और सारा जो इनका ग्रुप है वो आगे निकल गया है। आगे देखते हैं। अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे। हम बहुत घबरा गए और अंधेरा भी हो गया और ये लोग रास्ता भी भटक गए। तो ग्रुप दूसरी दिशा में जा रहा है, ये लोग दूसरी दिशा में जा रहे हैं, और ये लीडर है, इनकी जिम्मेदारी है पूरे ग्रुप को एक साथ रखना। इनका ग्रुप इस समय अलग अलग चल रहा है। टॉर्च से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिए, और फिर जब टॉर्च से भी कुछ नजर नहीं आया तो रास्ता भी भूल गए, ठंड भी हो रही है, डर भी लग रहा है, तो आपस में इन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने जोर से आवाज लगाई, कहाँ हो तुम सब। पहाड़ों पर मेरी आवाज गूंजने लगी। ठंड से क्या हो रही थी, ठंड तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी इनके पसीने छूट रहे थे। फिर उन्होंने सबको आवाज लगाई कि सब लोग कहाँ हैं, लेकिन वो आवाज पहाड़ों में गूंजती रही। हमने जोर जोर से सीटियां बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी की। फिर इन्होंने क्या किया, सीटी बजानी शुरू की ताकि इनकी सीटी की आवाज इनके ग्रुप तक पहुंच सके, और टॉर्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था, लेकिन तब तक ग्रुप को भी पता चल गया होगा क्योंकि उस ग्रुप से दो सदस्य कम जो थे, तो उन्हें भी शायद पता चल गया था। जवाबी सीटियां बजने लगी, हम उस संकेत को समझ गए। इधर से इन्होंने सीटियां बजाई, उधर से उन्होंने भी सीटी बजाई, और सीटी का वो संकेत समझ में आ गया कि ठीक है हमारा ग्रुप हमको सुन सकता है। टॉर्च जलाते हुए हाथ पकड़े पसीने से तरबतर हम वहीं अपनी जगह पर खड़े हो गए और बहुत ज्यादा ही घबरा गए। टॉर्च जलाकर बिल्कुल एक ही जगह पर ये खड़े हो गए। खूंदोनबी को लगा हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। उसे क्या लगा खूंदोनबी को कि हमें कुछ आवाजें करनी चाहिए, हमें कुछ बोलना चाहिए ताकि हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंच सके। उसने मीजो भाषा में जोर जोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया, और अपनी मीजो भाषा में वो जोर जोर से कोई गीत गाने लगी। थोड़ी देर में हमें ग्रुप मिल गया, तब जाकर हमारी जान में जान आई। और फिर इतनी आवाजें होने के बाद इनको इनका ग्रुप मिल गया, सब लोग फिर यूनाइट हो गए और जान में जान आई। इस पाठ के आधार पर आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो। ग्रुप लीडर की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, सबसे मुश्किल काम शायद ग्रुप में लीडर का ही था। उसके बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या सही है इतनी जिम्मेदारियां देना या गलत है, क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए ग्रुप लीडर की, अपने सुझाव दीजिए। अगर तुम्हें ऐसे कैंप में लीडर चुना जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा, अगर आप वहां लीडर होते तो कैसा लगता, इसका उत्तर दीजिए। तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। ये जो ग्रुप का लीडर है ये कुछ क्लास मॉनिटर जैसा लग रहा है ना, जो पूरी क्लास को संभालता है, सबको साथ रखता है, शिक्षक की अनुपस्थिति में क्लास का संचालन करता है। तो उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे, क्या
अपनी क्लास का लीडर आप भी बनना चाहोगे? अगर हाँ, तो क्यों बनना चाहोगे? अपना कारण बताओ। गृह कार्य। अब घर का कुछ काम देखते हैं। क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? आप लोगों ने पहाड़ देखे हैं कभी? क्या तुम पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहां? अगर आपने पहाड़ देखे हैं तो क्या आपने उन पर चढ़ाई की है? कब और कहां? जो बच्चे पहाड़ी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों ने पहाड़ जरूर देखे होते हैं, वो तो उनका घर है और उस पर चढ़ाई भी की होगी। तो अपने अनुभव यहाँ पर आपको साझा करने। तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो? कितना चल सकते हो कल्पना करो। अब इसमें पहाड़ का कोई विशेष कारण नहीं है, प्लेन्स में भी आप उत्तर दे सकते हैं कि एक बारी में आप कितनी दूर तक चले हो, बताइए। पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे, चित्र बनाओ। अब चित्र बनाना है, पहले एक कल्पना कीजिए किसी पहाड़ की और फिर सोचिए कि उसमें रास्ते कैसे कैसे होते होंगे और जो आपकी कल्पना है उसे आप एक पेपर पर उतारिए, उसका चित्र बनाइए। पता करो और लिखो। आपको थोड़ा सा सर्च करना है और फिर उसको लिखना है। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती होगी, क्या क्या आवश्यक सामग्री जो हमारे पास होनी ही चाहिए, उसकी लिस्ट बनानी। रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज में होते देखा है? यहाँ पर नदी पार करने के लिए या रॉक क्लाइंबिंग के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी कमर पे भी रस्सी बांध रहे हैं, उस रॉक पे या नदी पे भी रस्सी बांध रहे हैं, उनमें हुक लगा रहे हैं और फिर चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हुक और रस्सी का बहुत काम है। इसके अलावा भी क्या आपने रस्सी और हुक का इस्तेमाल कहीं देखा है? अगर देखा है तो कहाँ? पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं? अभी पाठ में नदी पार करने के लिए रस्सी और हुक का इस्तेमाल हुआ, खूंटे लगाए गए, लेकिन क्या और कोई चीज है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पहाड़ी नदी पार करने के लिए? जरा सोचिए और बताइए। पहाड़ों पर ज्यादा शक्ति की जरूरत क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है कि पहाड़ों पे हमें ज्यादा शक्ति लगानी पड़ती है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है उन कामों को करने के लिए जिन्हें प्लेन्स में थोड़ी आसानी से किया जा सकता है? ऐसा क्यों? क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है? ये एक एडवेंचरस काम है ना, नदी पार करना, पेड़ पर चढ़ना या चट्टानों पर चढ़ना। क्या और कोई जोखिम काम आपने सुना है? क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है? यदि हाँ तो अपनी कक्षा में सुनाओ और उसे अपने शब्दों में लिखो भी। क्या आपने भी कभी कोई एडवेंचरस काम किया है? अगर किया है तो सबके साथ उसे साझा करो, अपने दोस्तों को बताओ और लिखो। बताओ, क्या तुम्हारी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जिसे तुम्हारी भाषा समझ नहीं आती या जिसकी भाषा तुम समझ नहीं पाते? ऐसे में तुम क्या करते हो? जैसे अभी मिजोरम की लड़की और जो मैडम डायरी लिख रही है वो आपस में बातचीत नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे। क्या तुम भी ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जिसकी भाषा ना समझते हो? और जब ऐसा होता है तो क्या करते हो? क्या कभी तुम भी रास्ता भूले हो? तब तुमने क्या किया? क्या आप भी कहीं रास्ता भटके? अगर भटके तो फिर कैसे पता किया? खूनदोनवी ने ऐसी स्थिति में जोर जोर से गीत क्यों गाया होगा? आपको क्या लगता है? जब खूनदोनवी ने कहा कि हमें कुछ आवाजें करनी चाहिए तो उसने गाना गाया। क्यों गाया होगा उसने गाना? क्या डर से उभरने के लिए तुमने किसी और को कुछ खास करते हुए देखा है? क्या और कब? क्या आपने किसी को देखा है कोई डर की स्थिति में हो और फिर उससे उभरने के लिए कुछ कर रहा हो? तो क्या कर रहे थे और कब ऐसी स्थिति हुई, जरा बताइए। तो ये था हमारा पाठ 9, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, जिसके हमने विभिन्न संबोध और पाठ में आए विभिन्न संबोधों पर चर्चा की। हमारे चर्चा के बिंदु थे डायरी लेखन की जानकारी, पर्वतारोहण की जानकारी व अनुभव, कैंपिंग की जानकारी, शिविर की जानकारी, समूह कार्य, टीम वर्क की आवश्यकता, रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ने की जानकारी। इस पाठ 9 में डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो में हमारे ये कुछ चर्चा के बिंदु थे। तो ये था पाठ 9, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, जिसके संबोध हमने जाने पर उस पाठ को अच्छे से समझने का प्रयास किया। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य संबोध में। धन्यवाद।